हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग NCERT हिस्ट्री देख रहे हैं, जिसके क्रम में हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री पर पहुंच आए हैं। उसमें भी आज हम चैप्टर 5 जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला ये चैप्टर है। और नाम क्या है इसका, तो रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, 1857 की क्रांति। तो आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे। अब ध्यान रखिएगा, चूंकि हम लोग NCERT से कवर कर रहे हैं तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। पूरे चैप्टर में ज़्यादातर यही चीज़ें बताई गई हैं, क्या कारण रहे हैं, क्रांति क्यों स्टार्ट हुई है, क्या परिणाम हुए हैं, और अंग्रेजों के द्वारा 1857 की क्रांति के बाद क्या कुछ सुधार किए गए, अपनी नीतियों में क्या कुछ परिवर्तन किए गए। ठीक है, तो इन्हीं सारे पॉइंट्स पर आधारित है ये पूरे के पूरे चैप्टर में, यही सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। साथ में कुछ ये भी पॉइंट्स बता दिए गए हैं कि कहाँ से कौन से व्यक्ति के द्वारा आंदोलन किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और इसके पहले के जो वीडियोस हैं उन्हें अगर आपने नहीं देखा तो उन्हें भी जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां हैं इनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, हमें तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना है कि हमसे सत्य पूछा जा रहा है या फिर असत्य। तो आप देखिए कि हमसे यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि कंपनी की नीतियों का भारतीय जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये कितनी हास्यास्पद बात है। दूसरा कह रहे हैं कि कंपनी की नीतियों ने राजाओं, रानियों, किसानों, आदिवासियों और सिपाहियों सहित समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया। तीसरा, कंपनी की नीतियों का केवल नवाबों और राजाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और चौथा कह रहे हैं कंपनी की नीतियों ने भारतीय समाज में किसी भी प्रकार का विरोध उत्पन्न नहीं किया। मतलब वो लोग जब थे तो राम राज्य था, तो क्या ऐसा था? नहीं ना। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, बी वाला, की जो कंपनी के द्वारा, कौन सी कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जा रही थी उन नीतियों ने राजाओं को, रानियों को, किसानों को, आदिवासी तथा सिपाहियों सहित समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया। अब आप सोच रहे होंगे क्या प्रभाव पड़ा, कैसे, कुछ आइडिया हो? तो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते चल रहे हैं। जैसे आप देखें कि राजाओं, आपने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो अवध है उसको अपने में विलय कर लिया गया, हैदराबाद को भी छीन लिया उन्होंने, जो मतलब कि वहाँ की बंगाल था उसको भी अपने में मिला लिया, साथ में मराठाओं को निपटा दिया, सिखों को निपटा दिया, साथ में पंजाब को भी अपने में विलय कर लिया। ये सब हमने देखा, कब विलय किया, कैसे विलय किया। बहुत सारे शासक ऐसे थे जिनके ऊपर संधियां थोप दी गई, और इस तरह से आप देखेंगे कि जो उनकी सत्ता थी उसको इन्होंने छीन लिया। तो राजा तो इस तरह प्रभावित हो रहे थे। अब देखिए उधर किसानों को हमने आपको बताया था कि टैक्स को कलेक्ट करने के लिए इनके द्वारा कुछ सिस्टम्स चलाए गए थे, जिसमें जमींदारी देखी, महालवाड़ी देखी और रैयतवाड़ी देखी। आदिवासियों के लिए भी हमने देखा कि आदिवासी जहां पहले, इनके आने के पहले स्वतंत्र रूप से, सामूहिक रूप से जो जंगल थे उनको अपनी संपत्ति मानते थे और सामूहिक रूप से उस पर अपना खेती वगैरह किया करते थे, झूम खेती करते थे। इस तरह से उनका जो काम था वो चल रहा था। लेकिन अंग्रेजों ने वन कानून बना दिए, और वन कानून बनाने से जो आदिवासी हैं उन्हें भी प्रॉब्लम्स होने लगी। तो इस तरह से लगभग समाज के सभी वर्ग जो इनके द्वारा नीतियां बनाई जा रही थी उनसे प्रभावित थे। अभी सैनिकों पे क्या प्रभाव पड़ा उसको हम आगे देखेंगे, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी वाला।
अगला क्वेश्चन देखिए, और हाँ यही सारे कारण भी है जो 1857 में विद्रोह होता है। क्यों? क्योंकि समाज के सभी वर्ग में इनके वजह से असंतोष व्याप्त हो गया था, और वो असंतोष एक दिन उबाल मतलब कि एकदम फट ही जाता है वो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और ये जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें भी सही बताना है। विकल्प देखिए, ब्रिटिश नीतियों ने विभिन्न समूहों में असंतोष और आक्रोश को जन्म दिया। दूसरा कह रहे हैं कि ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय समाज के सभी वर्गों को एकजुट किया। तीसरा कह रहे हैं ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। और चौथा है कि ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा कि ब्रिटिश नीतियों ने विभिन्न समूहों में असंतोष और आक्रोश को जन्म दिया। बाकी जो है वो सब के सब रॉन्ग है। इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति हमेशा अपनाई थी। तो कम से कम ये सभी वर्गों को एकजुट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था को तो इन्होंने एकदम निचोड़ के ही रख दिया था, मतलब पूरा एकदम तहस नहस कर दिया था। हमने देखा था 1770 के टाइम पीरियड में कैसे अकाल भी पड़ा, और इतना भयानक अकाल पड़ा कि मतलब बंगाल की 1/3 जो आबादी थी वो ही समाप्त हो गई। तो आप समझ ही सकते हैं कि अर्थव्यवस्था इनके टाइम पे एकदम चरमरा गई थी। कह रहे हैं ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया, बिल्कुल भी नहीं। भारतीय कल्चर को ये लोग बहुत ही हेय दृष्टि से देखते थे। उन्हें लगता था कि भारतीय एकदम असभ्य हैं, बर्बर हैं, इनकी जो संस्कृति है वो किसी काम की नहीं है, बेकार है एकदम से। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि हालांकि आंसर दिख रहा है, जाने दीजिए, दिख रहा है तो हमें तो सॉल्व ही करना है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण कारण नहीं था। आपको बताना है कि इसमें कौन सा वो मतलब कि ऑप्शन है जो कारण नहीं था। विकल्प देखिए, नाना साहब की पेंशन की अस्वीकृति, अवध का विलय, मुगल शासन का अंत, भारतीय सैनिकों को उच्च वेतन और बेहतर भत्ते। तो इसका जाहिर सी बात है कि आपको समझ आ रहा होगा कि उत्तर जो है वो डी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भारतीय सैनिक हैं उनको उच्च वेतन और बेहतर भत्ते दिए ही नहीं जाते थे, तो असंतोष का कारण कैसे बनेंगे। अब देखिए, जो भारतीय सैनिक थे उनको सबसे बड़ी बात तो सूबेदार से ज्यादा ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। हाईएस्ट जो रैंक भारतीय सैनिकों को दी जाती थी वो सूबेदार की। उसमें भी जो मतलब कि ब्रिटेन का सूबेदार या अंग्रेज सूबेदार था उसको उसके अंडर में रह करके काम करना पड़ता था जो भारतीय सूबेदार थे। ऊपर से जो मतलब कि अंग्रेज सूबेदार है उसको अधिक पेमेंट दिया जाता था। सेम पोजीशन पे काम कर रहा, सेम रैंक पे काम कर रहा भारतीय सैनिक, उसको कम जो है मतलब रैंक वो दिया जाता था पेमेंट। तो इन सब से जो सैनिक है वो वैसे ही परेशान थे, और ये कह रहे हैं कि उनको उच्च वेतन और बेहतर भत्ते दिए जाते थे। तो गलत बात है ना, यही एक कारण नहीं है। बाकी आप देखिए, नाना साहब की पेंशन की अस्वीकृति एकदम सही बात है। जो नाना साहब हैं ये कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय थे उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब। और जो बाजीराव द्वितीय को पेंशन दी जाती थी पेशवा, पहले क्या था कि जो मराठा थे वो काफी ठीक ठाक मतलब है कि काफी समृद्धशाली साम्राज्य हुआ करता था, काफी मतलब कि शक्तिशाली शासक उसमें हुआ करते थे। लेकिन जब मराठा का विनाश हो जाता है अंग्रेजों के द्वारा, उसका तहस नहस कर दिया जाता है और उसे अपने में मिला लिया जाता है, तो उस टाइम पे जो अंतिम उसके शासक थे, अंतिम जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उनको पेंशन दे करके यहाँ से हटा दिया जाता है। तो जो बाजीराव द्वितीय थे उनके दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए हुए पुत्र थे नाना साहब। नाना साहब चाहते थे कि जब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाए तो जो पेंशन उनके पिताजी को मिलती है वो पेंशन इनको भी मिलती रहे। लेकिन जो अंग्रेज थे वो शक्ति के मद में इतना चूर थे कि उन्होंने उनकी इस रिक्वेस्ट को इनकार कर दिया, और फिर जो नाना साहब हैं वो अंग्रेजों से फिर लोहा भी लेते हैं 1857 की क्रांति में। अवध का विलय तो हमने आपको बताया था कि 1856 में जो डलहौजी है उसके द्वारा अवध का विलय कर लिया जाता है। और किस मतलब कि आरोप के तहत, तो उन्होंने कहा कि जो अवध का मतलब कि अवध के नवाब हैं वाजिद अली शाह, वो ठीक तरह से जो शासन है वो नहीं चला पा रहे, यानी कि कुशासन के आरोप में अवध का विलय कर लिया जाता है। ठीक है, पॉइंट देखिए, कह रहे हैं मुगल शासन का अंत। तो मुगल शासन के अंत को लेकर के हम देखेंगे तो 1707 में जब
औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद जो भी उनके सक्सेसर हुए वो काफी वीक थे, और ये बात हमने कई बार बताई है। तो उनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था, वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि इतने विशाल साम्राज्य को वो चला सके। आगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे इनकी जो स्थिति है वो एकदम मतलब गंभीर होती जाती है, और कंपनी के द्वारा मुगल शासन को समाप्त ही कर दिया जाता है। पहले क्या होता था कि जो भी सिक्के चलाए जाते थे उन सिक्कों पर मुगल शासक का जो नाम है वो लिखवाया जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने वो परंपरा भी बंद करवा दिया, यानी कि जो मुगल जो मतलब कि सिक्के चलेंगे उस पे मुगल शासक या मुगल बादशाह का नाम अब अंकित नहीं होगा। 1849 में यानी कि 1849 में जो डलहौजी हैं उन्होंने तो ये भी ऐलान कर दिया कि जब बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे, जो कि हमारे 1857 की क्रांति के नेता भी मतलब आगे चल के बनते हैं, तो अब देखिए कि 1849 में डलहौजी ने ऐसा ऐलान किया कि जफर की मृत्यु के बाद जो बादशाह के परिवार के लोग हैं उनको लाल किले से बाहर जाकर के कहीं बसाया जाएगा, यानी कि उन्हें अपने जो निवास स्थान है वहां से भी निकाल दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि वो लोग लाल किले में रहा करते थे, लेकिन 1849 में डलहौजी ने ऐलान किया कि अब जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद जो भी उनके परिवार के लोग हैं उन्हें यहाँ से बाहर जाकर के कहीं बसाया जाएगा। इतना ही नहीं, आगे चल के आप देखेंगे कि जो कैनिंग आते हैं 1857, जिन्हें मतलब कि जो कि 1856 की 1857 की जो क्रांति होती है उस टाइम पे वायसराय भी यही कैनिंग रहते हैं। तो कैनिंग ने 1856 में ऐसा कहा कि जफर जो है ना वो आखिरी बादशाह होंगे, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद कोई भी मुगल बादशाह की पदवी धारण नहीं करेगा, जो भी उनके वंशज होंगे वो सभी केवल और केवल राजकुमार कहलाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा क्या किया गया। तो याद रखिएगा कि 1849 में डलहौजी ने क्या किया कि जफर की जब मृत्यु हो जाएगी तो बादशाह के जो परिवार के लोग हैं वो दिल्ली के बाहर यानी कि लाल किले से बाहर जाके कहीं रहेंगे, और 1856 में कैनिंग ने तो यही कह दिया कि जफर जो है वो आखिरी बादशाह होंगे, बाकी इनकी मृत्यु के बाद जो भी लोग उनके परिवार में होंगे वो सभी केवल और केवल राजकुमार कहलाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, ये सारी महत्वपूर्ण जो है घटनाएं रही हैं जिसके कारण 1857 की क्रांति होती है। चौथा वाला गलत है क्योंकि ऐसी कोई घटना घटी नहीं। हम लोग 4 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय समाज को सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला, सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया, तो एकदम सही बात है 1829 में। फिर कह रहे हैं विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया, बात सही है, मेरे ख्याल से 1856 में, एक बार इसको रीचेक कर लीजिएगा। फिर कह रहे हैं अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, और चौथा ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने की छूट दी, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सारे पॉइंट्स एकदम सही हैं। आप देखिए कि अंग्रेजों के द्वारा ऐसा माना जाता था कि जो भारतीय समाज है वो काफी असभ्य है, उसको सभ्य बनाने में अंग्रेजों को पहल करनी पड़ेगी। उसके लिए उनके द्वारा कुछ प्रयास किए गए, और वो प्रयास के रूप में उन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया। ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया था, अप्रिशिएट करने वाला काम है। विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया, एकदम सही बात है। जब तक विधवाओं के विवाह को लेकर के कानून नहीं बना था उस टाइम तक जो विधवाएं थी उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। फिर कह रहे हैं अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन दिया, तो सही बात है। 1803 का जो अधिनियम आता है ना, 1803 नहीं 1813 है शायद, सॉरी कह रहे हैं 1803, तो ध्यान रखिएगा। 1813 में जो अधिनियम आता है ना, उस 1813 के अधिनियम में आप देखेंगे कि पहली बार जो ईसाई मिशनरी हैं उनको भारत में आने की जो इजाज़त है वो अंग्रेजों के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो जो ईसाई मिशनरी हैं वो भारत में उनको आने की जो इजाज़त है वो कब मिली, तो वो मिली 1813 में। और उनका काम क्या था, एक तो इन लोगों को ईसाई बनाना, और दूसरा अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो करना। आगे चल करके आप देखेंगे क्या होता है, ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने की छूट दे दी जाती है, तो ये बात भी एकदम सही है। आगे 1830 के आसपास जो मतलब कि आता है अधिनियम, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इन्हें खुल करके काम करने की छूट दी जाती है, और साथ में जो मतलब कि यहाँ पे थे ईसाई, उन्हें खुले आम जमीन या जो संपत्ति वगैरह है उसको भी खरीदने की छूट दे दी जाती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो ईसाई मिशनरी हैं उनको 1813 में भारत देश में आने की छूट मिलती है।
और 1830 के आसपास उन्हें तो ये भी छूट मिल जाती है भैया आप यहाँ पर अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए जो ज़मीन वगैरह है उसको भी खरीद सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स एकदम सही हैं। अंग्रेजों ने भारतीय समाज को सुधारने के लिए ये कुछ कदम उठाए थे। अगला कुछ, अब देखिए इन्हें अंग्रेजों को तो लग रहा है कि हमारे द्वारा कुछ सुधार किया जा रहा है, लेकिन जो भारतीय थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज जो है वो हमारे कल्चर को तहस नहस कर रहे हैं। जैसे जो सती प्रथा थी उसको तो वो लोग मानते थे कि नहीं ये हमारे कल्चर का पार्ट है, महिलाओं को जला देना चाहिए, विवाह के बाद अगर पुरुष मर जाए तो फिर जो है जो महिलाएं हैं जो विधवाएं हैं उन्हें जला देना चाहिए। बस मुझे इसी बात का थोड़ा दुख है कि केवल महिलाओं को ही क्यों जला देना चाहिए, पुरुषों को भी जला देना चाहिए था। लेकिन आपको तो पता ही है कि जो समाज है वो हमेशा से ही पितृसत्तात्मक रहा है, तो हमेशा ही उन्होंने महिलाओं को ही निशाना बनाया है। सेम कंडीशन विधवाओं की बात थी, विधवा विवाह नहीं कर सकती, लेकिन पुरुष अगर जो है हो गया है विधुर तो वो मतलब विवाह करे, उसको तो भाई हक है, उसको तो भगवान ने पैदा ही किया है, आप विवाह करो। आप देखो ना एक एक राजा के हजार हजार रानियां थी, तो हद हो गई है। चलिए फिलहाल के लिए तो इन सब से ना ये जो सती प्रथा को बैन किया गया, विधवा विवाह को जो है छूट दी गई, इन सब से भी जो भारतीय थे उनमें आक्रोश फैल रहा था। इसके साथ साथ उन्होंने जो मतलब कि शिशुवध किया जाता था, यानी कि जो बच्चियां थी उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था, उस पे भी बैन लगा दिया। और इसी के साथ जो एक और बात थी जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उस पे भी उनके द्वारा बैन लगाया गया था। तो याद आ गया कि जो नर बलि प्रथा थी, नर बलि प्रथा, ठीक है, तो जो नर बलि प्रथा थी उसको भी इनके द्वारा बैन कर दिया गया था। तो इस तरह से जो सुधार किए जा रहे थे ना, उन सुधारों से भी जो भारतीय थे उनमें आक्रोश व्याप्त हो रहा था। और ये सारी के सारी चीजें 1857 की क्रांति में फिर मतलब एकदम एक मुद्दे के रूप में सामने आती है और लोग मिल के फिर उनकी बैंड बजाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि अंग्रेजों के सुधारों के प्रति भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी। ठीक है, पहला विकल्प क्या है, कुछ भारतीयों ने अंग्रेजों के सुधारों का समर्थन किया। दूसरा, कुछ भारतीयों ने अंग्रेजों के सुधारों का विरोध किया। तीसरा, कुछ भारतीयों ने अंग्रेजों के सुधारों के प्रति उदासीन रवैया अपनाया। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो आपको समझ आ रहा होगा कि एकदम सही बात है कि डी वाला ही सही हो जाएगा लगभग, क्योंकि कोई भी मुद्दा हो, कैसा भी मुद्दा हो, हर व्यक्ति ना तो उसके सपोर्ट में आ सकता है और ना तो हर व्यक्ति उसके विरोध में जा सकता है। और तो फिर वैसे ही है, जो भी अंग्रेजों के द्वारा सुधार किए गए, चाहे वो सती प्रथा पे बैन लगाना हो, चाहे नर बलि पे बैन लगाना हो, या फिर विधवा विवाह को जो है छूट देने की बात हो, उन सभी में कुछ लोगों को लगा कि हाँ ये काम बहुत सही हो रहा है, कुछ लोगों को लगा कि नहीं ये बहुत गलत है, हमारे कल्चर में ये लोग अपना टांग अड़ा रहे हैं, और कुछ लोग एकदम ठीक है जो हो रहा है, हमको क्या, मैनू की, मैं तो अपने जीवन में मस्त हूँ। तो इस तरह का रवैया भी बहुत सारे लोगों ने अपना के रखा था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ एक पुस्तक दी हुई है, एक पैरा मतलब कि ऐसे डब्बा बना करके उसमें एक घटनाक्रम दिया हुआ है, उस घटनाक्रम से मैंने ये मतलब कि लिया हुआ है क्वेश्चन। आप जानते हैं कि उस एनसीईआरटी में एक एक पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इस वजह से मैंने ये बुक ली है। कह रहे हैं कि विष्णु भट्ट गोडसे की पुस्तक का नाम क्या था जिसमें उन्होंने 1857 के विद्रोह के बारे में लिखा हुआ है। हमारे पास मतलब कि वो नाम क्या है, माझा प्रवास, पहली बगावत, मंगल पांडे की जीवनी या 1857 का संग्राम। तो आपको बता रहे हैं कि विष्णु भट्ट गोडसे जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने रिवोल्ट जो 1857 हुआ था उसके बारे में बताया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि माझा प्रवास। तो महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण थे जिनका नाम क्या था, विष्णु भट्ट गोडसे, इनके द्वारा एक रचना लिखी गई है माझा प्रवास। और ये लिया कहाँ से गया है, तो 84 नियमों की एक सूची थी, वहीं से संबंधित है माझा प्रवास, और उसको लिखा किसने है, विष्णु भट्ट गोडसे जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसको आपको याद रखना है, क्या पता कल को क्वेश्चन ही बन जाए कि बताओ भैया माझा प्रवास किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सीताराम पांडे को बंगाल नेटिव आर्मी में कब भर्ती किया गया था। तो ये सीताराम पांडे कौन है, तो सीताराम पांडे एक सूबेदार हैं, मतलब कि उन्हें बंगाल के नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। इन्होंने लगभग 48 साल तक नौकरी की थी। 1860 में जब ये सेवानिवृत्त हुए तो इनके एक दोस्त थे नॉर्गेट, इन्होंने कहा कि भैया आप कुछ लिखो, तो इन्होंने अपनी एक जीवनी लिखी थी जिसको आगे चल करके जो नॉर्गेट हैं इन्होंने
अंग्रेजी भी अनुवाद किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया। और नाम क्या रखा उस पुस्तक का? उस पुस्तक का नाम रखा फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। याद रखिएगा, ये पुस्तक आराम से पूछी जा सकती है, ठीक है। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वैसे तो ये संस्मरण लिखा किसने है? सीताराम पांडे ने, लेकिन उन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। सिपाही टू सूबेदार नाम से अंग्रेजी भाषा में से नॉरगेट ने ट्रांसलेट किया है, तो इसको आपको याद रखना है। तो आपको मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि इन्हें बंगाल नेटिव आर्मी में भर्ती कब किया गया था? 1857, 60, 48 नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर है ए वाला हो जाएगा कि 1812 में। और जो अदर पॉइंट्स हैं वो याद रखिएगा कि 1861 में इन्होंने अपना संस्मरण लिखा, लेकिन अवधी भाषा में लिखा, जिसे आगे चल करके नॉरगेट के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद किया गया और उसका नाम क्या रखा गया? फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, ठीक है, यानी कि सूबेदार से सिपाही तक। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे कह रहे हैं कि सीताराम पांडे के संस्मरण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? मैंने अभी बता दिया कि नॉरगेट के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1857 का जो सैनिक विद्रोह है वो जन विद्रोह कब बन गया? विकल्प देखिए। अब कुछ लोग जो इतनी देर तक टिके होंगे ना, वो सोच रहे हैं अरे यार उस टाइप का क्वेश्चन आया नहीं कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने कहाँ से जो है कमान संभाली थी और जो अन्य शासक रहे हैं वो कहाँ से संबंधित है। तो भैया उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ मतलब बनाने का कुछ था नहीं, तो मैंने पूरा एक लिस्ट ही दे दी है, आगे आपको पूरी लिस्ट ही मिल जाएगी। हम लोग जब अपनी एनसीईआरटी कवर कर लेंगे उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनसे इस टाइप के क्वेश्चंस खूब बनते हैं, उन्हें देखेंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो जो एनसीईआरटी में पॉइंट्स हैं वो ना छूटने पाए, हमारा जो मेन मकसद है वो ये है, ठीक है। तो बहुत परेशान मत हो जाइएगा कि जिस टाइप के क्वेश्चंस हम देखना चाह रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। आप बीपीएससी का एग्जाम जो होता है उसको, जो तैयारी हो रहा है उसको उठा करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। केवी का एग्जाम होता है उसको उठा के देखिए, सीटेट का एग्जाम होता है उसको उठा के देख लीजिए कि किस तरह से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनते हैं। और जब हम लोग 9th, 10th, 11th, 12th वाली जब पढ़ेंगे ना, तब आपको बताएंगे कि आप जाकर के कोई स्टैंडर्ड जो एग्जाम होता है जिसमें मतलब कि सबकी हालत खस्ता हो जाती है उसके क्वेश्चंस देखिए। फिलहाल के लिए अभी हम लोग यहाँ जो है उस देख रहे हैं सॉरी, कह रहे हैं 1857 का जो सैनिक विद्रोह है ये जन विद्रोह, यानी कि पहले तो ये सैनिक विद्रोह था, आगे चल के सभी जन विद्रोह अर्थात जन साधारण जो लोग हैं वो लोग जब इसमें शामिल हुए तो ये जन विद्रोह हो गया। तो आपको बताना है कब ये जन विद्रोह बन गया। विकल्प देखिए, जब सिपाही संगठित हुए, तो जब सिपाही संगठित हुए तब तो ये सैनिक विद्रोह था। कह रहे हैं जब जनता में आक्रोश फैला, तो ये बात सही है। जब समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोह में शामिल हुए और उपरोक्त सभी, तो जब सारे लोग इसमें शामिल हो गए तब जाकर के ये जन विद्रोह बना, ठीक है। तो उपरोक्त तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह को लेकर कुछ लोगों का क्या मानना था। विकल्प देखिए, ये एक साधारण सैनिक विद्रोह था, यह उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था, ये भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई थी और उपरोक्त में से कोई नहीं। यह एक कह रहे हैं कुछ लोगों का क्या मानना था। वैसे तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना था और लगभग ये सारी के सारे बातें जो हैं सत्य हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ने इसको अलग अलग अपने नज़रिए से देखा है। कुछ लोगों ने कहा कि ये सैनिक विद्रोह था, कुछ लोग कहते हैं उपनिवेशवाद के खिलाफ ये दुनिया का सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई थी। तो ये इसमें जो है ना, ये उपरोक्त सभी जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी, ये उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, उपरोक्त सभी जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसमें आप देखेंगे कि ये वाली लाइन स्पष्टतः लिखी हुई है कि यह एक साधारण सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाकी जो पॉइंट्स हैं ये भी किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया है। तो आप याद रखिएगा सारे पॉइंट्स इसमें सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे हैं 1857 का जो भारतीय विद्रोह है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। हमारे पास विकल्प क्या है, दिल्ली, मेरठ, कानपुर, झांसी या फिर, तो बस 4 ही विकल्प है ना, ये तो उत्तर ही दिख रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो हमारा दिख ही रहा है, तो आपको समझ आ रहा है कि मेरठ हो जाएगा, ठीक है। तो 1857 का जो विद्रोह है, पहले तो ये जानिए कि स्टार्ट कब हुआ, तो 10 मई को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 10 मई को स्टार्ट हुआ था, और 10 मई 1857 को जब ये स्टार्ट हुआ तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि इन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेरठ से। और कैसे, तो 10 मई 1857 को मेरठ के जो सिपाही थे इन्होंने जेल पर धावा बोला और जो भी वहाँ बंदी बने हुए सिपाही थे उन्हें आज़ाद कर दिया। और
फिर दिल्ली की तरफ कूच किया और दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया। साथ में दिल्ली पे कब्जा करने के बाद जो वहाँ के शासक थे अर्थात जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, उनको अपना मतलब 1857 की क्रांति का नेता भी घोषित किया। ठीक है, तो ये घटनाक्रम हुआ। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि 8 अप्रैल, कुछ लोग ना बता देते हैं कि 8 अप्रैल 1857 को ही स्टार्ट हो गया, क्योंकि पहल यहीं से हो गई थी। क्या हुआ था, 8 अप्रैल 1857 को जो बैरकपुर छावनी के सैनिक थे, बैरकपुर छावनी के सैनिक जिनका नाम क्या था, मंगल पांडे, इनके द्वारा क्या किया गया कि जो अपने अफसर थे उन पर हमला कर दिया गया। फिर आगे चल के हालांकि उनको फांसी दे दी जाती, तो एक तरह से जो शुरुआत है, जो पहल है, वो वहीं से हो जाती है। लेकिन जो मेन शुरुआत है वो यहीं से मानी जाती है कि 1857 की जो क्रांति है वो मेरठ से स्टार्ट हुई। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हमसे पूछ रहे हैं कि 1857 का जो भारतीय विद्रोह हुआ उसमें भारत के मुगल सम्राट कौन थे, तो 1000 बार बता चुके हैं कि बहादुर शाह जफर थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये देखिए बहादुर शाह जफर की पिक्चर थी तो मैंने उसको भी लगा दिया, आप देख लीजिए बहादुर शाह जफर द्वितीय को। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि नाना साहब ने खुद को क्या घोषित किया। तो आप देखिए जब 1857 की क्रांति हुई तो नाना साहब, पहले तो आप जानिए कि उनके द्वारा 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट क्यों किया गया, क्योंकि जो भी शासक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे सबके अपने अलग अलग मुद्दे थे। कोई दत्तक पुत्र को अपना साम्राज्य नहीं मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पे आ रहा है। कोई इस वजह से शामिल हो रहा है कि उनका जो शासन है उसको जबरदस्ती मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प लिया। कोई इस वजह से शामिल हो रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमें पेंशन नहीं प्रोवाइड कर रही। तो सभी के अपने अपने अलग अलग रीजंस थे 1857 के रिवोल्ट में शामिल होने के लिए। तो वही आपसे पूछ रहे हैं, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उसमें दत्तक पुत्र मतलब बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, उनके द्वारा जो पार्टिसिपेट किया गया, तो उन्होंने अपने आप को क्या घोषित किया। हमारे पास विकल्प क्या है, पेशवा, सम्राट, गवर्नर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब उन्होंने अपने आप को इस युद्ध में शामिल किया तो अपने आप को सबसे पहले तो पेशवा घोषित किया। ठीक है, तो नाना साहब इन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित किया और ऐसा ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर के तहत वो गवर्नर है। ठीक है, तो जो बहादुर शाह जफर जिन्हें क्रांति का नेता माना गया था, उनके तहत अपने आप को गवर्नर के रूप में जो है इंट्रोड्यूस किया और अपने आप को पेशवा घोषित किया। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह है इसको बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र से पार्टिसिपेट किया था। आपको बताना है कि बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था। विकल्प देखिए, झांसी, बिल्कुल नहीं, अवध, बिहार, दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर है बी वाला हो जाएगा कि अवध से इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। अन्य विकल्प में देखिए, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था, बिहार से तो कुंवर सिंह जी के द्वारा किया गया था, दिल्ली से तो यही बख्त खां थे, बहादुर शाह जफर के जो मतलब सेनापति थे वो बख्त खां। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी वाला। तो हमने देखा था ना 1856 में जो अवध है उस पे कुशासन का आरोप लगा के डलहौजी ने उसको छीन करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो जो अवध के अंतिम नवाब, जिन्हें लखनऊ भी बोला जाता है, तो लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, इन्हीं से अवध को छीना गया था। इनके जो बेटे थे जिनका नाम था बिरजिस कादिर, ठीक है, तो ये जो वाजिद अली शाह थे उनके पुत्र, क्या नाम था उनका, बिरजिस कादिर, इनसे इनका जो शासन था, जो साम्राज्य था उसको छीन लिया गया, उनको गद्दी से हटा दिया गया। और फिर क्या हुआ, फिर जो है इन्होंने 1857 की क्रांति में अपने आप को कहा कि नहीं, हम भैया यहाँ के नवाब हैं। ठीक है, और जब उन्होंने अपने आप को नवाब घोषित किया, साथ में जो वाजिद अली शाह की बेगम थी, बेगम हजरत महल, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। क्यों, क्योंकि जो बिरजिस कादिर थे ना, ये मतलब कि छोटे थे, उतनी ज्यादा इनकी एज नहीं थी कि ये खुद राजकाज को संभाल सके। इस वजह से इनका जो काम है, उनका जो क्रांति का नेतृत्व है, वो इनकी मम्मी बिरजिस कादिर की जो मम्मी थी बेगम हजरत महल, उनके द्वारा किया जाता है। और अवध से इन्होंने उसका झंडा संभाला हुआ था। आपको लखनऊ से भी पूछा जा सकता है कि लखनऊ या अवध, तो आप याद रखिएगा कि अगर बिरजिस कादिर है तो ठीक है, नहीं तो बेगम हजरत महल। ठीक है, तो अवध या लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किन्होंने किया था, बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में कहाँ की रानी थी। तो आप समझ रहे होंगे कि उनके द्वारा नेतृत्व कहाँ से किया गया, तो इसमें ज्यादा कुछ जानना ही नहीं, झांसी हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जो रानी अवंतीबाई लोधी हैं, इन्होंने कितनी सैनिकों की फौज तैयार की थी।
हमारे पास विकल्प क्या है, 1000, 2000, 3000 या 4000। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4000। ठीक है, और ये कहाँ से संबंधित थी, तो मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो जो रानी अवंतीबाई लोधी थी ये मध्य प्रदेश से संबंधित थी। मध्य प्रदेश के मांडला में राजगढ़ की रानी थी ये रानी अवंतीबाई लोधी, और इन्होंने 1857 के विद्रोह में 4000 सैनिकों के साथ अपने आप को विद्रोह में शामिल किया। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम कब भेजा था जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। ठीक है, विकल्प देखिए, 6 अगस्त 1857, 7 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त 1857। तो आप क्वेश्चंस में ना जो विकल्प आते हैं ऐसे ही आते हैं, लगातार क्रम से मतलब डेट दे दी जाती है, अल्टरनेट भी नहीं देते हैं। तो इस वजह से अगर हमें एग्जैक्ट डेट ना पता रहे तो फिर हो जाता है फिर अपना काम। इसका जो सही उत्तर है वो ए वाला हो जाएगा। 6 अगस्त 1857 को ये जो भय भरा पत्र है वो भेजा गया था, टेलीग्राम भेजा गया था एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि फैजाबाद के किस मौलवी ने भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फैजाबाद से किसके द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। तो विकल्प मतलब क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी लियाकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद या हकीम अजमल खान। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, ये आपका होमवर्क है जो आपको कमेंट करना है। आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। क्वेश्चन कुल मिला के ये पूछ रहा है कि फैजाबाद से किसके द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। हालांकि अभी हम आगे बता भी देंगे, लेकिन आप लोग फिर भी कमेंट करेंगे तब हमें अच्छा लगेगा। फिर कह रहे हैं कि 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, मैंने बता दिया था, कैनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया। विकल्प अंडमान द्वीप, रंगून, सिंगापुर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प तो आपको दिख ही रहा है, इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला हो जाएगा, यानी कि रंगून। तो बहादुर शाह जफर को मतलब कि हमारे यहाँ से निर्वासित करके म्यांमार के रंगून में भेज दिया गया था। तो 1857 की क्रांति को जब इनके द्वारा दबा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, उसके बाद ये लोग बहादुर शाह जफर जो कि क्रांति के नेता बने हुए थे उन्हें पकड़ लिया जाता है और उनको जो रंगून है यानी कि जो बर्मा है वहां पे भेज दिया जाता है। ठीक है, और साथ में इनकी बेगम को भी भेज दिया जाता है, और जो इनके बेटे थे उनको गोली मार दी जाती है। साथ में जो अन्य जो वहां पे मतलब कि राजकुमार वगैरह थे उन सबको भी गोली मार दी जाती है। इसी के साथ आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य में उनका कोई वंशज ही नहीं बचता है, जो भी लोग थे सबको उनके द्वारा गोली मार दी जाती है। ठीक है, और 1858 में इन्हें कहा मतलब कि रंगून में आजीवन कारावास के लिए भेज दिया जाता है। आगे चल करके वहीं पे फिर इनकी 1862 में मृत्यु भी हो जाती है, और इनका जो मकबरा है यानी कि कब्र है वो भी वहीं पे है। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या रणनीति अपनाई। तो उत्तर तो आपको दिख ही रहा है, फिर भी हम लोग देख ले रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने विद्रोहियों के साथ शांति वार्ता की, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा कह रहे हैं उन्होंने भारत से अपनी सेना, बिल्कुल भी नहीं। तीसरा उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए और अधिक सैनिक और कानून बनाए, एकदम सही बात है। विद्रोहियों को क्षमादान, बिल्कुल नहीं। विद्रोहियों को उन्होंने तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिया, फांसी दे दी। तो उन्होंने मतलब उनके जो डिक्शनरी है ना उसमें क्षमा शब्द का कोई जो जगह है वो थी ही नहीं। तो ये तो क्षमा उनके लिए बिल्कुल मतलब यूजलेस वर्ड है। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, कि उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए और अधिक इंग्लैंड से सैनिक बुलाए और सैनिकों के लिए कुछ नए नियम भी बनाए, नियम कानून बनाए। ठीक है, तो सी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 22, और जो 22 नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत में शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए। ठीक है, तो अब देखिए 1857 की क्रांति को जब अंग्रेजों के द्वारा दमन कर दिया जाता है दोबारा से, जो है 1859 तक अंग्रेजों ने दोबारा से पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने जैसे पहले चीजें चल रही थी उसमें कुछ परिवर्तन किए। हम देखेंगे क्या कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो इसमें देखिए विकल्प देख कह रहे हैं कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं उन्होंने भारत के सभी शासकों को उनकी जमीन वापस कर दी। उन्होंने भारत में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। और चौथा, उन्होंने भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया।
और पूछ क्या रहे हैं कि महत्वपूर्ण बदलाव किए। मेरे ख्याल से इसमें सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो मतलब कि सही हो जाएंगे। तो एक ऑप्शन इसमें रख लीजिए कि उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे के सारे काम किए गए और इसका जो उत्तर है वो डी वाला हो जाएगा, मतलब डी नहीं ई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, सारे के सारे विकल्प सही हैं, उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, ग वाला नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अंग्रेजों के द्वारा जब 1859 के आखिर तक पूरे देश पे दोबारा से नियंत्रण पा लिया गया, तो जो उनके द्वारा पहले नीतियां चलाई जा रही थी उनके सहारे अब उन्हें पता चल गया था कि अब शासन नहीं किया जा सकता। अतः उन्होंने कुछ अहम बदलाव किए और वो अहम बदलाव कौन से हैं उन्हें हम अब देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सारे के सारे पॉइंट्स मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है वहीं से। तो पहला देखिए, उनके द्वारा क्या किया गया, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, ठीक है। और साथ में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। तो एक पद बनाया गया, उस पद का नाम क्या था, भारत मंत्री। और साथ में उसे भारत के शासन से संबंधित जो मामले थे उन्हें संभालने का जिम्मा सौंप दिया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय का ओहदा दे दिया गया। पहले जो गवर्नर जनरल थे अब उन्हें क्या कहा जाएगा, अब उन्हें वायसराय कहा जाएगा। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने शासन के जिम्मेदारी जो है वो सीधे अपने हाथों में ले ली, ठीक है। यानी कि जो ब्रिटिश संसद थी उनके द्वारा डायरेक्ट रूप से शासन किया जाएगा। अभी तक किसका शासन चल रहा था भारत में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब कंपनी का शासन न चल करके जो मतलब कि ब्रिटेन की महारानी थी उनका शासन भारत देश पर डायरेक्टली माना जाएगा, ठीक है। दूसरा इनके द्वारा क्या बदलाव किया गया, क्योंकि आप देखेंगे कई सारे बदलाव किए गए। दूसरे बदलाव में देश के सभी शासकों को ऐसा भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर अब कब्जा नहीं किया जाएगा। जैसे उन्होंने सारे शासकों के जो मतलब कि भू क्षेत्र थे, जो उनका लैंड था वो सब छीन लिया था ना, तो अब उन्हें कहा गया कि देख भैया, आप अपनी जो रियासतें हैं उनको लो, हम उसको अब नहीं छीनेंगे। और ये जो चला रहा था ना डलहौजी कि मतलब कि आपके पास अपनी बायोलॉजिकल अगर संतान नहीं है तो आपका जो क्षेत्र है वो हम अपने में मिला लेंगे। तो इस तरह की जो भी चीजें थी उसको समाप्त कर दिया गया। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशज, यहाँ तक कि जो दत्तक पुत्र हैं उनको भी सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई, ठीक है। यानी कि स्वायत्त शासन नहीं करना है, आपको ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है शासन करना है। आगे देखिए, तीसरा क्या किया इन्होंने, तो सेना में भारतीय सिपाहियों का जो अनुपात है वो कम कर दिया गया और यूरोपीय सिपाहियों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई। ये भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से जो सिपाही हैं उनको अब भर्ती कम कराया जाएगा। और किनको ज्यादा भर्ती कराया जाएगा, तो जो गोरखा हैं, सिख, पठान, इन सबसे ज्यादा भर्ती कराए जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो मतलब कि क्रांति हुई थी ना, ये नॉर्थ इंडिया में ही हुई थी। इसी वजह से उन्होंने ठान लिया था कि नॉर्थ इंडिया से अब जो सैनिक हैं उनको कम किया जाएगा, जो अदर लोग हैं उनको इसमें भर्ती की जाएगी। आगे देखिए, चौथे में मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि ये विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। उनको ऐसा लगता था कि जो मुसलमान हैं उनके द्वारा ये विद्रोह चलाया गया है, उन्होंने ही इसमें चिंगारी का काम किया हुआ है। अगला क्या किया उन्होंने, अगला उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक जो रीति रिवाज है उनका सम्मान करेंगे, उसमें टांग नहीं अड़ाएंगे, ठीक है। और छठा क्या किया, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके जो अधिकार है उसको स्थायित्व देने की नीतियां बनाई गई। तो 1859 में जब उन्होंने दोबारा से नियंत्रण पा लिया तो उसके बाद उनके द्वारा ये कुछ बदलाव किए गए। हालांकि 1858 में ही इन्होंने क्रांति को दबा दिया था, लेकिन बदलाव जो किए हैं वो 1859 में किए हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद
अंग्रेजों ने भारत के शासकों के साथ कैसा व्यवहार किया। विकल्प पहला है कि उन्होंने सभी को फांसी पर लटका दिया। अगर सबको फांसी पर लटका दिया होता तो कैसे गुजर बसर होता है, तो ऐसा तो नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने उन सभी को नहीं देश से बाहर नहीं निकाला, सबको जेल में भी नहीं डाला, सबको मतलब ऐसे भी सोचिए ना कि सबके साथ नहीं किया जा सकता, कुछ के साथ ही किया जा सकता है। लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्होंने उनमें से कुछ को माफ कर दिया, उनकी जमीन भी वापस कर दी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए। तो ये वाला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, तो मतलब कि आपको समझ हो जाना चाहिए कि उन्होंने भारत में अपनी नीतियों को थोड़ा नरम कर दिया। कठोर नीतियां तो उन्होंने पहले से ही चलाई थी, तो अब उसको थोड़ा नरम कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि अभी बताया ना 6-7 जो पॉइंट्स हैं उसी में सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। मैंने कई तरह से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, थोड़ा लॉन्ग शॉर्ट इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुर्दा के जो पाइक समूह के लोग थे, इन्होंने किस ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व वाली सेना का सामना किया था। ठीक है, विकल्प देखिए, कर्नल इलियट, मेजर जनरल स्मिथ, कर्नल जेम्स, लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड्स। क्वेश्चंस पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, पर आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं ना कि जो पाइक विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, या फिर जैसे हमने क्वेश्चन पूछा है ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड्स। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसका मैंने सारांश रख दिया है, क्योंकि उसमें मतलब कि एक बड़ा सा लेंदी सा दिया हुआ था, मतलब कि 2 पेज में एक सारांश दिया हुआ था, एक अंश दिया हुआ था, मैंने उसका सारांश यहाँ पे लिख दिया है। कुल मिला के हमें जानना चाहिए कि ये जो खुर्दा मतलब संग्राम है ये है क्या एग्जैक्टली, उसी को मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, ये जो है एक पुस्तक का अंश है जिसमें खुर्दा संग्राम नामक एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया गया था। तो उसी खुर्दा संग्राम की जो ऐतिहासिक घटना, उसके जो मेन पॉइंट्स है वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो मेन पॉइंट्स में आप देखिए, पहले तो हम देखेंगे कि जो खुर्दा है वो स्थिति क्या थी उसकी। तो 1803 में खुर्दा के जो राजा थे वो अपनी जागीर को खो चुके थे और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने अपनी जागीर खो दी है तो आर्थिक स्थिति अच्छी हो भी नहीं सकती। अंग्रेजों ने उन्हें केवल 12,000 रुपए सालाना पेंशन दी हुई थी, जिससे उनका निर्वाह जो है वो मुश्किल हो रहा था। खुर्दा की प्रजा भी अंग्रेजों के जो शासन था उससे काफी असंतुष्ट थी। बख्शी जगबंधु का उदय, वही खुर्दा से ही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बख्शी जगबंधु, उनका उदय होता है। इस परिस्थिति में बख्शी जगबंधु नामक एक प्रभावशाली व्यक्ति का उदय हुआ जो खुर्दा के लोगों में काफी लोकप्रिय थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ ये देखिए। तो 1857 में बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में पाइक जो कि खुर्दा के योद्धा थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को स्टार्ट किया। उन्होंने पुरी के पास, पुरी कहाँ है, उड़ीसा में, तो आपको समझ आ रहा होगा कि उड़ीसा का ही ये जो है मतलब घटनाक्रम है। पुरी के पास स्थित एक ब्रिटिश चौकी पर हमला किया और अंग्रेजों को काफी भारी नुकसान पहुंचाया। फिर विद्रोह का विस्तार कैसे हुआ सॉरी, ये विद्रोह धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में फैल गया और कटक, ये भी उड़ीसा में ही है, तथा पिपली जैसे स्थानों पर भी अंग्रेजों पर हमले किए गए। अंग्रेजों ने क्या प्रतिक्रिया दी वो भी देखिए। तो अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। वैसे भी अंग्रेज जो थे वो बहुत ही निर्दयी थे, वो लोग बहुत ही कठोर कदम उठाते थे, जिसको भी पनिश करते थे उसके लिए। फिर कह रहे हैं उन्होंने जगबंधु को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया और विद्रोह में शामिल लोगों के खिलाफ फिर कार्यवाही भी की। अगला देखिए विद्रोह का दमन कैसे हुआ। अंततः अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किल से इस विद्रोह को दबाया। जगबंधु को 1825 में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मिदनापुर जेल भेज दिया। बंगाल में है ये मिदनापुर जेल, ठीक है, तो बंगाल के मिदनापुर जेल में उनको भेज दिया गया 1825 में। फिर देखिए है क्या, तो ये अंश खुर्दा संग्राम के आरंभ और उसके फैलाव को वर्णन कर रहा था। इसमें बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह में जो पाइकों की भूमिका थी। पाइक क्या है, तो ये एक जाति समूह है, याद रखिएगा। तो उनकी भूमिका और अंग्रेजों की जो प्रतिक्रिया दी गई थी उस मतलब कि विद्रोह के खिलाफ, उसका वर्णन किया गया था।
आगे देखिए, ये घटना खुर्दा के लोगों के अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक थी। कुछ अलग जानकारियां भी हैं, जैसे खुर्दा संग्राम को पाइक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पाइक विद्रोह के बारे में पूछे तो आप ध्यान रखिएगा कि यही खुर्दा संग्राम ही है। और दूसरा, जो बख्शी जगबंधु है ना, इन्हें खुर्दा का शेर कहा जाता है। ये क्वेश्चन मतलब ये पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि खुर्दा का शेर किन्हें कहा जाता है, तो बख्शी जगबंधु को। और ये विद्रोह उड़ीसा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये मतलब जो भी बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। कुछ चित्र हैं जो हमें देखना चाहिए, जैसे हम देख लेते हैं। ये एक चित्र दिखाया गया है, और ये चित्र किसका है, तो ये लखनऊ रेजिडेंसी के खंडहर का चित्र है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है, चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। तो जून 1857 में जो विद्रोही टुकड़ियां थी, इन्होंने रेजिडेंसी को कब्जे में ले लिया। बहुत सारी अंग्रेज औरतें, मर्द और बच्चों ने रेजिडेंस की इमारतों में पनाह ली हुई थी। विद्रोहियों ने इस पूरे परिसर को घेर पर मतलब कि उनको घेर कर उन पर गोलों से हमला किया। गोला वही बारूद। इसी तरह के एक गोले से अवध के चीफ कमिश्नर जो हेनरी लॉरेंस हैं, इनकी मौत भी हो गई। ठीक है, हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे वह इस चित्र में दिखाई दे रहा है। गौर से देखें कि इमारत पर बीते दौर के निशान किस तरह बचे रह जाते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये देखिए, ये मतलब कि उत्तर भारत का मैप दिखाया गया है, जहां पे जो विद्रोह है वो हुए हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत में विद्रोह के जो कुछ प्रमुख स्थल हैं उनको दिखाया गया। जैसे जो ब्लैक कलर से हैं वो कुछ अन्य केंद्र हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं विद्रोह के वो रेड कलर से मार्क किए हुए हैं, जिसमें आपको देख लेना चाहिए कौन कौन से उत्तर भारत में 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र थे। तो एक तो दिल्ली था, दिल्ली से स्टार्ट मतलब कि मेरठ से स्टार्ट हुआ, दिल्ली को जीता गया, तो स्टार्ट मेरठ से हुआ था, ये देख लीजिए। फिर दिल्ली और इधर बरेली, और हर जगह से जो शासक हैं मतलब जो नेता हैं जिनके द्वारा विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया, विद्रोह का नेतृत्व किया गया, वो भी हम नीचे देखेंगे। फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी। ठीक है, तो ये कुछ प्लेसेस हैं जो कि 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र थे उत्तर भारत में। और ये कुछ अदर जो है केंद्र हैं, जैसे दीनापुर हो गया, बनारस हो गया, आजमगढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, प्रतापगढ़ से हम हैं, सुल्तानपुर हो गया, गोंडा है, बहराइच है, नवाबगंज है, सीतापुर, फतेहपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर। तो ये सभी आप देख लीजिएगा। हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट अपना, और ये अगला पॉइंट हमने हमेशा बताया है कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के लास्ट में अन्यत्र करके एक दिया रहता है पॉइंट, तो उसको देख लेते हैं। और ये चाइना से संबंधित एक पॉइंट है, तो चलिए देख लेते हैं। परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर, तो क्या कुछ घटनाक्रम है, कह रहे हैं कि जब 1857 का विद्रोह भारत में फैल रहा था, उसी समय चाइना का जो दक्षिणी रीजन है वहां भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 से स्टार्ट हुआ और 1860 के मध्य में जाकर के फिर ये एंड होता है। हांग जी कुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो ताइपिंग विद्रोह चाइना में हुआ था वो 1850 से 60 के दशक में हुआ था। हांग जी कुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी जो चाइना में धर्म थे उनके खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्ग और स्त्री पुरुष के बीच कोई भी भेद नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। चाइना में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को भी काफी मदद की हुई थी। और ये देखिए चित्र भी दिखाया गया है, ताइपिंग की सेना जो है वो अपने नेता से मिलती हुई। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं मेन पॉइंट जिसके लिए सबको इंतजार रहा होगा, और वो क्या है, वो है 1857 की क्रांति को किस व्यक्ति के द्वारा कहां से नेतृत्व किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दिल्ली से मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, इनके जो मतलब कि सेनापति थे जिनका नाम क्या था, बख्त खां। ठीक है, सेनापति बख्त खां, बख्त खां भी आ सकता है
और आपसे मुगल सम्राट मतलब बहादुर शाह जफर भी लिखा हुआ आ सकता है। कानपुर से देखिए नाना साहब और तात्या तोपे, ठीक है, कानपुर से नाना साहब और तात्या तोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या तोपे, इलाहाबाद। और आप ध्यान रखिएगा, मैंने शायद बताया नहीं कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो तात्या तोपे से जाकर के मिल गई थी और उनके साथ ही उन्होंने फिर इस क्रांति को अंजाम दिया था। आगे देखिए, ग्वालियर से तात्या तोपे, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, इनकी भी कहानी अपने आप में बहुत ही साहसपूर्ण है। बरेली से थे खान बहादुर खान और फैजाबाद, जो कि मैंने आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो आप देख लीजिएगा इसको। तो ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। हम देखेंगे कि लखनऊ पे जब मतलब कि लखनऊ से यद्यप बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था क्रांति का, लेकिन उस पे 1858 मार्च 1858 में कब्जा कर लिया जाता है। झांसी पर भी कब्जा कर लिया जाता है जून 1858 में, और पूरी तरह से मतलब कि क्रांति पे ही काबू पा लिया जाता है 1858 के आसपास। 1859 में तो पूरी तरह से एकदम ही सब कुछ उनके नियंत्रण में आ जाता है। तो ये 1857 की क्रांति थी। जो कुछ एनसीईआरटी में था वो सब मैंने कवर किया, और अगर आप लोग हमारी क्लासेस मतलब कि पहले से ही फॉलो कर रहे हैं तो आपको घटनाक्रम भी समझ आ रहा होगा कि क्यों आखिर ये क्रांति हुई। अंग्रेजों जब से ब्रिटिश कंपनियां आई थी उनके द्वारा कैसे क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, कैसे वो एक कंपनी से मतलब शासक बनी, उसकी वजह से उन्होंने जो मतलब कि कांटे बोए, उसी कांटे का जो फल है वो लगता है 1857 की क्रांति के रूप में। ठीक है, तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको लिंक भी मिलती रहेगी। लिंक का मतलब है कि हो सकता है आपको नोटिफिकेशन ना मिले, नोटिफिकेशन नहीं मिलता है अगर यूट्यूब की तरफ से, तो आप वहाँ टेलीग्राम से जा करके डेली के डेली अपडेट्स ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।